अक्सर व्यूअर प्रश्न करते हैं कि स्टूडेंट को डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए क्या, फुल टाइम करें, पार्ट टाइम करें। इस प्रश्न का जवाब इस इंटरव्यू में है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो गवर्नमेंट जॉब में थे, गस्टेड पोस्ट पे थे, वहाँ से वीआरएस लेके डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया, क्यों किया, क्या विज़न था, इन सब की जानकारी आपको मिलेगी, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मेहमान हरियाणा से हैं, सो आइए मिलकर स्वागत करें अरविंद अत्री जी का। अरविंद सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद वत्स साहब, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे को मौका दिया इतने बड़े चैनल पे। थैंक्स वेरी मच। चैनल तो बड़ा आप जैसे बड़े लोगों की वजह से ही बनता है सर। नहीं, उसमें इनिशिएट तो किसी ने किया होगा ना। वो तो आप ही है। आप की शख्सियत कितनी बड़ी है उसका अनुमान आपके छोटे से वीडियो से लगा, जो इंटरव्यू वीडियो हमने डाला था। कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ जो लोगों ने लिखे हैं आपके बारे में। जगदीश शिशला जी ने लिखा है, His vision, leadership and dedication gives us the opportunity to learn and move forward. मिसेस किताबो देवी ने लिखा है, नेक व्यक्तित्व के धनी। पूजा ने लिखा है, भगवान का रूप हो आप, जो लोगों की जिंदगी बदलते हो, जैसे हमारी बदली। थैंक्स सर। पवन शेरगढ़ ने लिखा है, सर हमेशा पॉजिटिव मूड में रहते हैं। और लास्ट पर रहा हूँ, कमलकांत वशिष्ठ जी ने लिखा है, जो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं चैट विद सुरेंद्र वत्स में। हमारे पास आई थिंक 5 या 6 एपिसोड डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ के आ गए। वो लिखते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड अरविंद जी। वेलकम सर, वेलकम। दैट्स ग्रेट। तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रति लोगों का जो प्यार है, जो भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं झलक रही है। और इन कमेंट्स को सुनने के बाद में बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है अभी कि अरविंद जी के बारे में थोड़ा डिटेल में जाने, अब तक की जर्नी के बारे में। तो वहीं से शुरुआत करते हैं सर। इनिशियली अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद मैंने कैथल में एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, उसमें एज लेक्चरर अपना करियर स्टार्ट किया और लगभग 3 साल मैं वहाँ रहा। प्राइवेट था वो, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बेस कह लो आप, जो भी। राइट। और उसके बाद मैं आई ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एज जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर। अच्छा। थ्रू कम्पिटिटिव टेस्ट। और 8 साल के करीब जेटीओ बोलते थे, एज जेटीओ मैंने काम किया। फिर प्रमोशन हो गई थी, वो भी कंपटीशन इंटरनल एग्ज़ाम था डिपार्टमेंट का। और उसमें फिर एसडीओ बन गया था मैं। अच्छा। 12 साल एसडीओ रहा। फिर प्रमोशन हुई 1-1.5 साल। और 15 जनवरी 2020 को मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है। एसडीओ टेलीकम्युनिकेशन। हाँ, एज एक्सियन कह सकते हैं, वहाँ डीईटी बोलते हैं, डिविजनल इंजीनियर टेलीकॉम। ओके। और इसमें डायरेक्ट सेलिंग की अगर आप बात करते हैं तो नवंबर 2011 में, जैसे मैं अपने बेटे के साथ किसी जूस की दुकान पे बैठा था बस सिर्फ। अच्छा। तो वहाँ मेरे साथ वाले टेबल पे एक शख्स बैठे, टीचर है वो गवर्नमेंट जॉब में। तो उन्होंने, वो किसी को बता रहे, बिजनेस प्लान बता रहे थे किसी कंपनी की। और वो प्लान बताते हुए ये कह रहे थे उसको कि इस बिजनेस में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो किसी बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है। अच्छा। तो वो जब मेरे कान में पड़ी, और उन्होंने ये भी साथ में बोला कि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं कर रहा हूँ, तुम तो प्राइवेट जॉब में हो। तो सामने वाले को बोल रहे थे जी। तो जब मैंने ये सुना, मैंने देखा, तो उन्होंने भी थोड़ा ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया भी, सर आ जाओ आप। तो थोड़ा सा ये होता है बस सर के भी, अनजान आदमी की कौन सुनता है। तो मैंने भी कहा, सर थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, क्या कि मैं हाथ मिला के चलने लगा। उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया। अच्छा। तो और नेक्स्ट डे जैसे होता ही है अपने उसमें बिजनेस में, उन्होंने फॉलो किया आपको। हाँ, फॉलो अप लिया और कॉल किया। फिर हम बैठे, फिर उन्होंने कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, बिजनेस क्या है, ये सारी चीज़ें। तो वो है जगदीश सिसला जी। अच्छा, जगदीश सिसला जी ने आपको, हाँ, उन्होंने किया था। हाँ। और फिर हमने काम शुरू किया। और 2-4 महीने में, जैसे क्या होता है जब बंदा साथ काम करते हैं तो
लेन देन में, आपस में कमिटमेंट में क्या आपकी वर्किंग है, क्या नेचर है। तो बड़े सात्विक है, वो MSc मैथमेटिक्स है। तो जी। वो सारी नेचर, वैसे तो मेरे से 15 साल छोटे हैं इसमें, लेकिन वो सारी चीज़ें जब मिली तो फिर हम एक ही अकाउंट पे हमने काम शुरू कर दिया। और अच्छा। पिछले 13 साल से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। और जैसे मैंने 15 जनवरी 2020 को जॉब छोड़ी, उस टाइम मेरी 13 साल की सर्विस पेंडिंग थी। 2022 में उन्होंने भी छोड़ दी, उनकी 23 साल की सर्विस पेंडिंग थी। अच्छा, वो कौन से डिपार्टमेंट? वो गवर्नमेंट, उसमें टीचिंग डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में। अच्छा, अरे वाह। हाँ, टीचिंग में थे। उन्होंने भी हाँ, उन्होंने छोड़ दिया? जॉब उन्होंने VRS तो नहीं हुआ नहीं, होगा? वो तो रिजाइन ही हुआ उनका तो। उनको रिजाइन हाँ, किया, क्योंकि उनके आपने साथ- VRS ले लिया? मैंने VRS ली थी उस टाइम। वाह, दैट्स ग्रेट। VRS लेना, और वो भी एक अच्छी पोस्ट पे, गस्टेज हाँ, पोस्ट वो पे आप ठीक हैं। था। तो घर वालों से सहमति करके लिया या ऐसे ही बगावत नहीं, करके लिए? सहमति भी है, कुछ कुछ होगी, कुछ नहीं होगी, दोनों होते मान लो। क्योंकि फैमिली का, रिलेटिव्स का, लोगों ने कहा कि भी चलो काम करना। इवन ऑफिसर्स जो हमारे हायर अथॉरिटी, थोड़ा बहुत पता लग ही जाता है लोगों को भी यहाँ काम हो रहा है। तो काफ़ी प्रेशर था कि भी ना लें। अच्छा, उस टाइम क्या था कि मेरी बेटी थी उस टाइम, वो 21-22 साल की। तो उन लोगों ने कहा भी कम से कम बेटी की शादी तक रुक जाओ आप। जी, तो इस बिजनेस में पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ये वो इस टाइप की चीज़ें थी। तो लेकिन थोड़ा सा एक होता ही है कि जब अपना विश्वास है तो अक्सर फिर ये चीज़ें आगे नहीं आती। जी। और हमने काम शुरू किया पूरा खुल के। और हाँ, थोड़ा चैलेंज जरूर आया कि 15 जनवरी 2020 को जॉब छोड़ी और मार्च में कोरोना आ गया। और फिर जिन्होंने सलाह दी थी उन सबके फ़ोन आए भी, देख लिया। चलो खैर, वो चीज़ें चैलेंज स्वीकार किए और काम किया, और आज एक अच्छे सेटअप पे हैं। बहुत दैट्स ग्रेट सर। आप एक नई भूमिका में हैं अरविंद जी, एज ए सेक्रेटरी ADSCI, जो एक बहुत अच्छी डायरेक्ट सेलिंग के एसोसिएशन है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है जी। लोगों को ये लगता है कि एसोसिएशंस हैं, काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी फ्रॉड कंपनियां फिर भी आ रही हैं डायरेक्ट सेलिंग में। और एक प्रश्न भी लेता हूं मैं, ये प्रश्न पूछा है दिनेश यादव मनोरंजन ने, गाइडलाइन का पालन न करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब की जाएगी? हाँ जी, हाँ, यादव जी या बाकी व्यूअर्स भी जो सुन रहे हैं, एक्चुअली हम इसके लिए कोई डेट नहीं फिक्स की जा सकती, कोई मंथ ऐसा नहीं फिक्स किया जा सकता कि उस डेट से होगी। काम चल रहा है ऑलरेडी। देखो, अब तक इंडिया में रूल रेगुलेशन नहीं थे, गाइडलाइन नहीं थी पिछले कुछ टाइम से। तो जब गाइडलाइन आ गई, उसके बाद आप लोगों के प्रयास से, एसोसिएशन के प्रयास से, तो रूल्स आगे थे। और अब डायरेक्ट सेलिंग, एक डायरेक्ट सेलर की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है। तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सब कुछ हो गया है। स्टेट वाइज भी एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म सेट हो रहा है। अभी अभी आपको पता ही, तेलंगाना में जैसे हुआ है अक्टूबर में जी। तो ये चीज़ें स्टेट वाइज अभी गोवा में होने वाला है। तो एसोसिएशन अपने अपने लेवल पे स्टेट वाइज बात कर रही हैं, हायर अथॉरिटीज से, स्टेट गवर्नमेंट से, लीडर्स से, ताकि एक मार्केट में लोगों को पता लगे कि सिर्फ लीगल कंपनी ही चलेंगी। तो बहुत सारे हम मिलते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में भी, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनको तो MLM में डायरेक्ट सेलिंग है, नकली असली क्रिप्टो सब एक जैसे दिखता है जी। तो जब हम डिफरेंस बताते हैं तो उनको लगता है एक्चुअली बिजनेस है ये। तो ये एक्चुअली एक चीज़ है जो लोगों के लिए एक नोबल कॉज भी है, बड़ा काम भी है, लोगों को काम भी मिल रहा है और बिजनेस भी मिल रहा है। दैट्स ग्रेट। तो इस तरह से हाँ, काम भी हो रहा है उस पर। जो क्रिप्टो वाली कंपनियां हैं, चाहे वो मतलब अलग अलग नाम है, कोई बोलते हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं जी, कोई कुछ कर रहे हैं, वो सब बातें हैं। लेकिन वो एक्चुअली चीटिंग है, और वो 2-3-4-6 महीने में खुद ही बंद हो जाती है। अदरवाइज गवर्नमेंट भी जब जब उनके संज्ञान में आती है चीज़ें तो एक्शन होता है, और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ेंगी। इस समय क्रिप्टो का बड़ा बोलबाला है, मतलब क्रिप्टो लोग डायरेक्ट सेलिंग में एज ए प्रोडक्ट उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग्स को बोलते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग का एक प्रोडक्ट उन्होंने बना दिया है जी। और वो दावा करते हैं उनमें काम करने वाले लोग, नहीं वी आर 100% लीगल, हम गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, वो लीगल हैं? और लीगल नहीं है तो फिर चल कैसे रहे हैं देश में? नहीं, ऐसा है, जो क्रिप्टो है या फॉरेन ट्रेड की जो बात चल रही है, तो ये एक डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट कभी भी नहीं हो सकता, और ना ही है। क्योंकि वहाँ वो सिर्फ नाम है, क्रिप्टो भी वो लोग नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ नाम है, सिर्फ किसी क्रिप्टो असली नकली बना के और वो उसको घुमा रहे हैं, पैसे का सर्कुलेशन चल रहा है और कुछ नहीं है। और कुछ दिन बाद, और जब तक कोई एक आदमी पैसे जब तक नहीं कमाता, जब तक वो 50 लोगों के नुकसान नहीं कर देता। वहाँ
कोई ऐसा नहीं है कि अभी किसी, जैसे प्रोडक्ट बेस में तो क्या है, एक प्रोडक्ट है तो उसके मार्जिन से ही लोगों को डिवाइड होता है पैसा, राइट। और उसी तरह से सारी चीज़ें चलती हैं और नेचुरल वो फॉरएवर चलेंगी। लेकिन जो मनी सर्कुलेशन है उसकी तो लिमिट्स है। जब पैसा आना बंद हो जाएगा या पैसा जाना ज़्यादा शुरू हो जाएगा, उस टाइम चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो एक आम आदमी को प्रश्न आता है अरविंद सर कि जब ये इलीगल है, चल क्यों रही है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है, एसोसिएशन इस पे कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करती? नहीं, एसोसिएशंस भी अपने लेवल पे काम कर रही हैं उस पर, और धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की नॉलेज में लेके आ रहे हैं और बहुत जगह एक्शन होता भी है। पीछे आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ बहुत बड़े लेवल पे जी। काम हुआ है, और उसमें बहुत सारे लोगों को उस पर पनिशमेंट भी हुई है, और चीज़ें केस चल रहे हैं, सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। दैट्स ग्रेट। सो उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें बदलेंगी, केवल बिल्कुल, सही चीज़ें बिल्कुल ही सर। हमारे देश में चलेंगी डायरेक्ट सेलिंग में। 100% बदलेंगी सर, और आने वाले 2-3 साल के अंदर आप एक पूरा चेंज बिल्कुल मतलब 360 डिग्री पे आप चेंज देखेंगे। चलिए, दैट्स ग्रेट। एक आम व्यक्ति सर जो डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर करना चाह रहा है, जी, उसने या तो कंपनी चुननी है, जी, या वो जिस कंपनी में अभी जुड़ा है जी। उसको चेक करना है कि वो कंपनी सही है या नहीं है, लॉन्ग टर्म चलेगी या नहीं चलेगी, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को फॉलो करती या नहीं करती है, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या चेक करना चाहिए? उसमें तो मेन तो चीज़ें ये होती हैं, वैसे तो हर एक कंपनी की जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट रूल्स हैं, उसमें क्या है, उनकी वेबसाइट पे ही उनको सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होती है। कंप्लाइंस क्या क्या है, जो डॉक्यूमेंटेशन है कुछ 7 से लेके 8, 10, 12 तक, वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी होती है। क्या उनका बिजनेस रहा है पिछले दिनों, क्या वो सारी डिटेल उस पर होनी चाहिए, पहली तो बात ये है। दूसरा, पर्सनली आप जिससे जुड़े हैं, मान लो सीनियर लीडर है जो भी आपके, जहां आपने जुड़ना है, या जो आपके सीनियर हैं, अपलाइन है, तो उनसे बात कर सकते हैं, उनका देख सकते हैं भी क्या वो कंपनी पिछले 5 साल से रेगुलर पे आउट दे रही है कि नहीं, और पे आउट रेगुलर देने का मतलब है टाइम पे दे रही है कि नहीं, वीकली मंथली जो भी उनका शेड्यूल है। तो क्या जो बिलिंग हो रही है वो प्रॉपर जीएसटी पेड है कि नहीं। दूसरा, जो उनका पे आउट आ रहा है, क्या उसका टीडीएस कट रहा है कि नहीं। पिछले 3 महीने से पहले का टीडीएस आप खुद का, मान लो मेरे को आज 6 महीने हो गए या 1 साल हो गया, तो मैं 7-8 महीने 6 महीने पहले का अपना टीडीएस चेक कर सकता हूँ, वो इनकम टैक्स की साइट पे चेक हो सकता है। राइट। तो कि अगर चाहे किसी का 100 रुपये भी पे आउट आया है, तो उसमें से भी उसका टीडीएस कट के जमा होना चाहिए। ये ये पैरामीटर चेक कर सकते हैं। और उसमें जो सबसे पहला पैरामीटर आपने बताया वो तो बहुत आसान है, आप कंपनी की वेबसाइट पर से जाएं चेक हो जाता है सब कुछ, और जाएं, अगर वो कंप्लायंसेस पूरे कर रहे हैं जी, तो थोड़ी तो संभावना लगती है कि कंपनी ईमानदार है। जी। दैट्स ग्रेट। और दूसरी बात ये होती है, जिसने गलत करना है ना सर, वो वही बेसिक, वो छोटी छोटी चीज़ें कभी भी पूरी नहीं करेगा। उन्होंने जीएसटी कभी भरना नहीं, उन्होंने कभी टीडीएस काटना नहीं, उन्होंने चीज़ें देनी नहीं। यस, उसी से पता लग जाता है। दैट्स ग्रेट सर। दिलीप कुशवाहा का प्रश्न है, क्या एक 18 साल के स्टूडेंट को अपनी स्टडी छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग फुल टाइम करनी चाहिए? देखिए, अपना व्यू है वैसे तो लेकिन मेरा मानना ये है, 18 साल के स्टूडेंट का मतलब है उस टाइम +2 कर चुका होता है या +2 में होता है आमतौर पे। तो एजुकेशन का इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं है, एजुकेशन जारी रखनी ही चाहिए। लेकिन फिर भी किसी के अगर फैमिली सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं कि उसको काम करना पड़े, तो वो अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करे। और अगर वो, चलो भी पढ़ाई, कई बार होता है ना, बच्चे कहीं पढ़ाई में भाई चलो पूरे सूरे हैं या उस तरह से नहीं एक्सेल कर पा रहे हैं, तो भी एजुकेशन उसको करनी है, उसको अपने मन में एक रखना चाहिए कि उसने एजुकेशन लेनी है। और अब तो डायरेक्ट सेलिंग की एक ग्रेजुएशन होती है, बीबीए हो रही है, एमबीए हो रही है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं खुद एमबीए कर रहा हूं, और अभी जुलाई में मेरी डायरेक्ट सेलिंग में एमबीए हो जाएगी। क्या बात है। तो मैं और मेरे साथी जगदीश जी दोनों ही कर रहे हैं। तो दैट्स ग्रेट। जबकि ऑलरेडी हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं दोनों ही। हाँ, तो फिर अब जब मौका मिला तो क्यों ना करें। दैट्स ग्रेट, सुपर। तो ये इंडिविजुअल डिसीजन है। मेरा भी इसमें इनपुट यही है कि देखिए, एजुकेशन का कोई अपना सब्स्टिट्यूट नहीं होता, और एकेडमिक एजुकेशन की भी अपना एक रोल भी रहता है, और कुछ आपको सीखने को भी मिलता है। हमने जब बीएड किया अरविंद जी, तो उसमें हमारे यहाँ पे 6-7 पेपर होते थे। जी हाँ। तो उसमें एक एग्ज़ाम था, शिक्षा क्या है और शिक्षा का क्या प्रभाव एक व्यक्ति की ज़िंदगी में होना चाहिए। तो उसमें कहीं ना कहीं ये था कि शिक्षा, असली शिक्षा वो है जो व्यक्ति को ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर करती है
और व्यक्ति को थोड़ा सा उसका दायरा बड़ा बनाती है कहीं बिल्कुल ना कहीं। बिल्कुल, माइंड डेवलप होता है। माइंड डेवलप होता है और कहीं ना कहीं जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन है, हालांकि उसमें व्यवहारिक नॉलेज की थोड़ी कमी है, लेकिन उसकी अपना कुछ उसका रोल तो है कहीं ना कहीं। बिल्कुल रहता है, कॉन्फिडेंस भी मिलता है और समाज में भी कहीं ना कहीं एकेडमिक एजुकेशन की तो वैल्यू बढ़ती वैल्यू है। मिलती है। बिल्कुल और 18 साल का बच्चा है, कल को शादी होगी तो अगर अरेंज मैरिज होगी तो पूछा ही जाएगा कि भाई, लव मैरिज में तो चलो चीज़ें चल जाती हैं, तो ठीक है। अरेंज मैरिज में तो जरूर पूछते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई कहाँ पे क्या किया है, क्या डिप्लोमा डिग्री है। तो दिलीप जी को मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो आप करना ही चाह रहे हैं तो पार्ट टाइम कीजिए, और पार्ट टाइम करते करते आप बिल्ड कीजिए, पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, ये मेरा भी व्यू है। और अरविंद जी ने खुद बताया कि वो सीख रहे हैं, और अच्छी बात ये है, सुरली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं ना? जी जी सलीम से। हाँ, सुरली यूनिवर्सिटी आपको एक अवसर प्रदान करती है कि आप किसी भी एज में कर सकते हैं, और आपको फिजिकल क्लास नहीं अटेंड करनी हाँ, पड़ेगी, ये दिस ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लासेस रहती है। क्या आप पढ़ा रहे हैं सुरली यूनिवर्सिटी में आजकल? मैं तो जैसे एमबीए कर रहा हूँ, हाँ हाँ, तो तो क्या पढ़ रहे हैं आप वहाँ पे? इसमें फंडामेंटल्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के, किस तरह से करनी चाहिए, वही जो जो सवाल आप पूछ रहे थे कि कंपनीज में क्या क्या देखा जाना चाहिए, या डायरेक्ट सेलर में क्या कुछ उसको सीखना चाहिए, कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। राइट थोड़ा सा अकाउंट्स की भी डिटेल है। राइट जी। राइट, दैट्स ग्रेट। सो लास्ट प्रश्न मैं आपसे लेता हूँ अरविंद सर। जी एक व्यक्ति को अगर बड़ी टीम बनानी है, जी क्या उसका माइंडसेट रहना चाहिए और क्या उसकी वर्किंग रहनी चाहिए? जी, बहुत बढ़िया सवाल है सर आपका, क्योंकि मैंने आमतौर पे देखा है, लोग काम शुरू किया, कुछ लोग जुड़े, थोड़ा सा फील करता है आदमी भी मैं सीनियर लीडर हो गया, जी। तो उसमें क्या होता है कि जहाँ कमी मैंने आम तौर पे देखी है कि लोग ये समझते हैं कि अभी मैं सीनियर हो गया, मेरे को फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं, बस मेरे को तो आदेश देने हैं, मेरे तो भई आप मीटिंग करो, आप ये करो। दूसरों को समझाने के बजाय खुद करके दिखाएं, एक बात। दूसरा, मीटिंग्स को मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स, फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़नी चाहिए, और टीम में भी वही सिखाई जाए, और थोड़ा बहुत उसमें जितना मैक्सिमम योगदान फिजिकल भी, और साथ में अगर कुछ मीटिंग में नेचुरल खर्च भी होगा, तो वो चीज़ें अगर हम साथ करेंगे तो बिजनेस बड़ा होगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा, जिसकी आम तौर पे बहुत बहुत ज़्यादा कभी कमी रहती है, मैंने देखा है। और वही लीडर ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते जो वहाँ कंजूसी करते हैं। तो 3 चीज़ें आपने बताई। पहला तो खुद एग्जाम्पल बनना है, खुद करके दिखाना है जो भी टीम से करवाना चाहते हैं। जी। दूसरा, मीटिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी, मीटिंगें जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको बिजनेस मिलेगा। और तीसरा आपने बताया कि मीटिंग में और फील्ड में थोड़ा सा एक्सपेंसेस करने में कंजूसी नहीं बरतनी है, वहाँ कंजूसी बरती तो फिर बड़ा काम नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि सीनियर है, पैसा तो उसको आ ही रहा है ना, पे आउट तो आ ही रहा है, और उसी पैसे में से देना, उसको घर से अलग से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, और वो पैसा वो खर्च नहीं कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है। और नेचुरल बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ थोड़ा सा इन्वेस्ट टाइम के साथ थोड़ा पैसा भी करना ही है। अरविंद सर, जिसके पास पैसा चलो तो खर्च कर देगा, जिसने भी स्टार्ट किया है उसके पास में रनिंग एक्सपेंसेस भी बहुत कम है, वो कैसे मैनेज करें? सर, जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हर एक कंपनी में एक एमआरपी है, एक डीपी रेट होता है। जी। तो उसका मार्जिन इतना है कि वो आराम से, देखो वैसे तो लिमिट्स नहीं है, आप 5,000 में भी गुजारा कर सकते हैं, और 50,000 में भी नहीं होता किसी का, या 5 लाख में भी नहीं होता, वो तो एक अलग बात होगी। अदरवाइज इतना खर्चा निकल सकता है कि उसका स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक का खर्चा निकल जाए। बहुत ज़्यादा उसको पैसा इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन एक बार सीखने के लिए, क्योंकि पहला साल उसको सीखने में ही लगना है, तो उस टाइम में उसको पहले दिन से एक माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा, नए लड़के को, नए आदमी को, नए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, कि उसको सीखने पे जोर देना है, और उसके लिए जो पैसा उसको वहाँ से आ रहा है तो वो उसके भागदौड़ में, बाइक के खर्चे में, थोड़ा बहुत मीटिंग्स के खर्चे में लगेगा ही, अगर उसको बड़ा बनना है तो। दैट्स ग्रेट सर। अरविंद सर, आपके पास में दोनों तरह का तजुर्बा है, ज़िंदगी का भी तजुर्बा है, डायरेक्ट सेलिंग का भी तजुर्बा है, और आप एक नई भूमिका में हैं अभी, सेक्रेटरी ADSCI, तो और भी आपकी सेवाएं हम लोग लेते रहेंगे। सो आपने समय निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। और हमारा एक ही नारा रहता है कि इंडस्ट्री को उस लेवल पे लेके जाएंगे जिसकी हकदार है। सो सभी व्यूअर्स की तरफ से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो ये थे अरविंद अत्री जी, कैथल हरियाणा से।
गस्टेड पोस्ट पे थे, वहाँ से VRS लेके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। सो अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।